वेलकम बैक टू द चैनल गाइज। आज हम आपको बताने वाले हैं कि केस स्टडी कैसे बनाई जाती है। यहाँ पे मैंने एक लैंडमार्क केस का बना रखा है, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। और यहाँ पे उसका नाम, पहले तो आप हेडिंग लिख दो जिस केस पे बनाने वाले हो। केस स्टडी मैंने यहाँ पे लिख दिया था कि आपको समझ में। और यहाँ पे उसका जो नंबर है वो आप लिख देना, जो उस केस का नंबर है। आगे हमें क्या करना है, तो हमें 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। क्या, पहले फैक्ट्स हम लिखेंगे, फिर इशू लिखेंगे, फिर जजमेंट। और जजमेंट होगा उसके अंदर 2 चीज़ें, कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया और क्या डिसीजन या फिर जब फाइनल जजमेंट दिया तो क्या दिया जजमेंट, वो देखेंगे। और उसका इफेक्ट क्या है, उसके कारण क्या चेंजेस आए, तो ये हम देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं फैक्ट्स ऑफ द केस। फैक्ट्स ऑफ द केसेस को आप शॉर्ट पॉइंट्स में भी लिख सकते हो, 3-4 जितने पॉइंट्स में आप अपनी पूरी बात बता रहे हो, पर कोशिश करो छोटे में ही बता पाओ, जैसे मैंने 3 पैराग्राफ में बताया है। फैक्ट्स ऑफ केसेस में हम डालते हैं कि क्या सीन है, क्या स्टोरी क्या है पूरी, ठीक है। फिर आता है हमारे सामने, देखो हमने दूसरा क्या देखा था, इशू। इशू मतलब इस केस में प्रॉब्लम क्या है। तो इस केस में था कि वेदर राइट टू गो अब्रॉड इज अ पार्ट ऑफ राइट ऑफ पर्सनल लायबिलिटी अंडर आर्टिकल 21। तो ऐसे आप इशू ऑफ द केस, इस केस के क्या इशू है वो ट्रांसफॉर्म यहाँ पे मतलब फॉर्म कर सकते हो, ठीक है। ये भी छोटे में ही आपको करना होता है, क्योंकि ज़्यादा लंबा नहीं बनाना होता हमें केस स्टडी। तो ये देखो मैंने अपने कॉलेज के लिए एक बना रखा है, यहाँ से लेके ये और ये यहाँ पे खत्म। तो ऑलमोस्ट आपको भी इतना ही बनाना होता है। एक आइडियल पेजेस इतने ही लगता है और इतने भी वर्ड्स में आ जाता है, ठीक है। अब हम देखते हैं इसके बाद क्या आता है। तो तीसरा हमारा क्या था, जजमेंट। जजमेंट के अंदर कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया केस के अंदर, और क्या मतलब कौन से केसेस लगेंगे, क्या होगा, ये सब चीज़ें कोर्ट ऑब्जर्व करता है। और नेक्स्ट इसके बाद कोर्ट ने क्या दिया, डिसीजन। और डिसीजन, अगर वो केस चल रहा है तो डिसीजन ही देंगे, डिक्री आएगी। लेकिन अगर फाइनल लास्ट वर्डिक्ट आता है तो उसे हम जजमेंट कहते हैं, ठीक। तो उसके बाद हमारे यहाँ पे आ गया, देखो इशू के बाद क्या था, जजमेंट। तो ये आ गया हमारे यहाँ पे जजमेंट। इसके अंदर आपको लिखना होगा कि जो कोर्ट को लगता है डिसीजन कोर्ट ने किस बेसिस पे लिया है। यहाँ पे देखो, टू द एक्सटेंट टू द सेक्शन, टू विच सेक्शन 10, ये देखो सेक्शन सब लिखे हुए हैं यहाँ पे, जनरल पब्लिक इंटरेस्ट, ये कोर्ट ने ऑब्जर्व किया और फिर अपना जजमेंट दिया इसके अंदर कि प्रोसीजर प्रैक्टिस इज वर्स्ट। तो ये क्या है, ये उन्होंने जजमेंट दिया है, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब इसके कारण इफेक्ट्स क्या हो गया, अ न्यू डॉक्ट्राइन ऑफ पोस्ट डिसीजन थ्योरी वाज इवॉल्व्ड। तो एक डिसीजन इवॉल्व हो गई और उसी को लेके आगे एक जुडिशियल प्रेसिडेंट की तरह हम उसे देखेंगे आगे हर केसेस में, उसको एक एग्जाम्पल की तरह देखेंगे कि अगर उसमें हुआ है तो ऐसा केस अगर आगे आता तो वहाँ पे भी होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस केसेस में ये जजमेंट दिया था। तो उम्मीद करता हूँ आपको छोटी सी चीज़ समझ में आ गई। फिर से एक बार देख लेते हैं, हेडिंग, उसका नंबर, फिर फैक्ट्स ऑफ द केस, केस में क्या लिखा गया, शॉर्ट एंड ब्रीफ में आप पॉइंट्स में बता सकते हो। फिर इशू ऑफ द केस, केस का इशू क्या है, प्रॉब्लम्स क्या क्या है। जजमेंट, कोर्ट को क्या ऑब्जर्व किया और कोर्ट ने क्या फिर उनके बेसिस पे जजमेंट दिया, मतलब फाइनल डिसीजन क्या है कोर्ट का, जजमेंट कहते हैं उसे। फिर आता है इफेक्ट, उसके बाद से क्या क्या चीज़ें होने लगी। तो आर्टिकल 14, 15, 90 लॉ विज प्रिस्क्राइब प्रोसीजर फॉर ड्राइविंग ऑफ पर्सनल लायबिलिटी टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ एन आर्टिकल। तो ये सब चीज़ें कोर्ट ने ऑब्जर्व किया और उसके बाद से इफेक्ट में आ गया और ये सब माने जाने लग गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।